जब तक खुद को घिसोगे नहीं तब तक चमकोगे नहीं। अगर चमकना है तो खुद को घिसना पड़ेगा। आइए इसी उम्मीद के साथ, इसी भरोसे के साथ, इसी विश्वास के साथ आज का लेसन को फिर से हम शुरू करते हैं और बात करते हैं आज के सेशन में फ्यूचर टेंस के बारे में। अब तक हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को समाप्त करा। अब हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में, जहां हम आज बात करने वाले हैं सिंपल फ्यूचर यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट, या फिर इसके जितने भी टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को हम टच करेंगे। आज के इस विशेष टॉपिक में हम विशेष लेसन में हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। तो आइए हम शुरुआत करते बिना टाइम बर्बाद किए हुए। सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं किसको हैं, इस बात को हम समझते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट ऐसा वाक्य जिसके क्रिया के अंत में गा, गे, गी एक्सेट्रा शब्द जुड़ा हो और जिससे यह समझ में आता है कि काम कुछ भी नहीं हुआ बल्कि बोलचाल में है, तो वैसे ही वाक्य को हम फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य कहेंगे यानी कि सिंपल फ्यूचर कहेंगे। तो ऐसे वाक्य को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो स्ट्रक्चर, जो फार्मूला हम यूज करते हैं वो होता है एक्टिव फॉर्म में सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अगर पैसिव फॉर्म में हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि ये जो सेल विल का जो इस्तेमाल हम करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में, वो आई और वी के साथ हम इस्तेमाल करेंगे सेल और बाकियों के साथ हम करते हैं विल। तो मैंने सीधे सीधे कहा ऐसे वाक्य को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब यानी कि काम हुआ नहीं बल्कि बोलचाल में है और ऐसे वाक्य के क्रिया के अंत में गा, गे, गी एक्सेट्रा सब जुड़ा होता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे मैं तुम्हारे घर आऊँगा, तो ऐसे वाक्य को बोलने में हमें बोलना पड़ेगा आई शैल कम एट योर होम। वे लोग यहाँ आएंगे, दे विल कम हियर। अब ऐसे ही कुछ सेंटेंस में पैसिव, जैसे उन लोगों को बुलाया जाएगा यानी कि काम हुआ नहीं बल्कि बोलचाल में है, दे विल बी इन्वाइटेड। इस काम को कर दिया जाएगा, दिस वर्क विल बी डन। मैं उन लोगों को बुलाऊंगा, अगर ऐसा बोलते हैं तो अब यहाँ बोलना पड़ेगा आई शैल इनवाइट देम। तो इस प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट के जो पहला आप देख रहे हैं, पहला नोट है जिसमें हम बात करते हैं एक्टिव और पैसिव के बारे में, जो कि सिंपल फ्यूचर यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्य ऐसे ही वाक्य को कहते हैं। अब इसमें कुछ कंडीशंस है जिसे हमें समझना पड़ेगा, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य में अगर अवश्य का शब्द आ जाता है, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य ही है, उसमें काम हुआ नहीं बल्कि सिंपल सा बोलचाल में है और उस वाक्य में अवश्य, निश्चय या फिर जरूर एक्सेट्रा शब्द जुड़ जाए, जिससे यह समझ में आए काम तो कुछ नहीं हुआ बल्कि उस काम को करने का मतलब डेफिनेट है कि वो कोई व्यक्ति है जो उस काम को करेगा। जैसे मैं तुम्हारे घर जरूर आऊँगा, इस प्रकार से अगर हम किसी को एश्योर कर रहे होते हैं तब ऐसे वाक्य को बनाने में हम तीन तरीके से ऐसे वाक्य को बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, बना सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो है, हम सबसे पहले तरीके के बारे में बात करते हैं, सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल। जैसे आप लिखते हैं वैसे लिखेंगे, बस वर्ब से पहले आपको सर्टेनली या श्योरली शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यदि अब दूसरे तरीके के बारे में बात करते हैं, यदि हम इस तरीके का नहीं इस्तेमाल करेंगे तो दूसरा तरीका क्या है, आप सेल विल को उल्टा कर देंगे। सेल विल को उल्टा कहने का मतलब जहां आई और वी के साथ में सेल लगता है वहां पे आप आई और वी के साथ में विल का इस्तेमाल करेंगे और बाकी के साथ में सेल का इस्तेमाल करेंगे। या फिर तीसरी तरीके के बारे में भी बात कर लेते हैं, या फिर इन दोनों में से कोई तरीकों का नहीं इस्तेमाल करके हम करेंगे दोनों सेल विल को हटा के हम इस्तेमाल करेंगे MUST मस्ट का, यानी कि सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल करके हम अवश्य, निश्चय, जरूर वाला वाक्य को हम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं तुम्हारे घर जरूर आऊँगा, तो ऐसे सेंटेंस को बोलने में बोलना पड़ेगा आई शैल सर्टेनली कम एट योर होम। पहला तरीका, अगर इसी को हम इस तरीके से बनाएंगे तो बोलेंगे आई विल कम एट योर होम। अगर हम इस तरीके से बोलेंगे तो आई मस्ट कम एट योर होम। तो इस प्रकार से अवश्य वाले सेंटेंस को जिसमें हम एश्योर कर रहे होते किसी को, तो ऐसे वाक्य को हम इस तरीके से बनाते हैं। कुछ और सेंटेंस को लेते हैं, इसमें पैसिव भी हम कर सकते हैं, जैसे उन लोगों को जरूर बुलाया जाएगा, ऐसा अगर बोलते हैं तब क्या होगा, दे मस्ट बी इन्वाइटेड, या फिर दे शैल बी इन्वाइटेड, या फिर दे विल बी सर्टेनली और श्योरली, जो भी दे सकते हैं, इन्वाइटेड। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को, ऐसे वाक्यों को बोलने में हम
इस प्रकार से ऐसे इन स्ट्रक्चरों का इस्तेमाल करके हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं। ओके, आइए अब हम तीसरे नंबर की बात करें, जिसमें हम बात करते हैं जिसमें कि अगर कोई वाक्य है जिसमें वो, अब देखिए ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट के तहत ही आ रहा है। आपको याद होगा हमने इसके बारे में प्रेजेंट टेंस में भी पढ़ा था और पास्ट में भी, और अब हम लास्ट फ्यूचर में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब वो क्या है? मजबूरी और ज़बरदस्ती। अब वो फ्यूचर प्रेजेंट में भी हो, प्रेजेंट के वाक्यों में भी था, फिर पास्ट में भी था, और हम फ्यूचर में बात कर रहे हैं जहाँ कोई व्यक्ति कोई काम को मजबूरन या ज़बरदस्ती किसी काम को कर रहा है या करने वाला है। अब यहाँ फ्यूचर में तो वैसा ही होगा, कोई काम हुआ नहीं बल्कि बोलचाल में है और वो काम मजबूरी या ज़बरदस्ती में होने वाला है। तो ऐसे वाक्यों को बोलने में या बनाने में हम सब्जेक्ट के बाद विल ऑब्लिक सेल, उसके बाद हैव टू, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये विल हमने उल्टा दिया है, यानी कि आई और वी के साथ में विल का इस्तेमाल करेंगे, बाकियों के साथ में सेल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये भी सेंटेंस अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये भी अवश्य वाला में से ही है। दूसरा, हम चाहे तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस हैव प्लस टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे तुम्हें बाजार जाना होगा, इस प्रकार से अगर हम किसी को बोल रहे हैं तो ऐसे वाक्य के अंत में प्रायः आप देखेंगे होगा, होंगे, होंगी, परेगा, परेंगे, परेंगी एक्सेट्रा शब्द जुड़ा होता है, और सीधे सीधी इससे काम का होना समझ में नहीं आता, बल्कि बोलचाल में है और प्लस मजबूरी और ज़बरदस्ती में हम किसी को इस तरह से बोल रहे, तुम्हें बाजार जाना होगा, तो कैसे बोलेंगे? यू shall have to go to market, या फिर आप बोल सकते हैं you must have to go to market, तो मुझे इस काम को करना पड़ेगा, I will have to do this work, या फिर बोल सकते हैं I must have to do this work। उन लोगों को यहाँ आना पड़ेगा, they shall have to come here, या फिर इसको मैं ऐसे बोल सकते हैं they must have to come here। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप तीसरे नंबर के सेंटेंस को भी आप समझ चुके होंगे। आइए अब जल्दी से बात कर लेते हैं चौथे नंबर में, जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट का आखिरी टॉपिक है, इसको भी समझ लेते हैं। अब ये कौन सा सेंटेंस है? अब ऐसा कोई वाक्य जिसमें कोई दो वाक्य जुड़ा हो, यानी कि कंजक्शन का शब्द से जुड़ के आता है, वो भी फ्यूचर में का ही होता है। जैसे कि वो कंजक्शन का शब्द इफ का मतलब अगर, व्हेन का मतलब जब, अनलेस जब इसका मतलब कि जब तक कि नहीं, एज सुन एज जो ही या जो ही, जैसे ही एक्सेट्रा शब्द से जुड़कर कोई वाक्य आया हो और उससे भी जुड़ के साथ में एक और वाक्य आता है, यानी कि दो वाक्य जुड़ा होता है और दोनों बोलचाल में होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर तुम यहाँ आओगे तब मैं वहाँ जाऊँगा। अब ये सेंटेंस, इसमें देखिए दो वाक्य है, अगर तुम यहाँ आओगे, दूसरा इसी के साथ जुड़ के आया है, तब मैं वहाँ जाऊँगा। तो ऐसे वाक्य को बनाने में एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, जो कि जिस वाक्य के साथ ये कंजक्शन का शब्द, जैसे अगर, जब तक कि नहीं या जो ही एक्सेट्रा शब्द जुड़ के आता है, तो उस वाक्य को आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, जी हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट के नियम पे आपको बोलना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और दूसरे वाक्य को आप अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान होगा, जब दूसरा वाक्य जुड़ता है तो उसके साथ में तब या त्यों ही या तब तक कि नहीं एक्सेट्रा शब्द आएगा, तो उसके लिए हम कोई अंग्रेजी का शब्द ना लिखकर सिंपल कोमा लिखते हैं, और उसके बाद जो वाक्य होता है उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट के नियम पर लिख देते हैं। जैसे अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं वहाँ जाऊँगा, तो इस सेंटेंस को बोलने में आपको बोलना पड़ेगा इफ़ यू कम हेयर आई शैल गो देयर। तो इस प्रकार से ऐसे बोलते हैं। दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जब तुम इस काम को करोगे तब मैं उस काम को करूँगा, व्हेन यू डू दिस वर्क आई शैल डू दैट वर्क। तो तीसरा लेते हैं, जब तक तुम पैसे दोगे नहीं तब तक मैं नहीं जाऊंगा। अब देखिए, जब तक तुम पैसे दोगे नहीं, अब ये अनलेस वर्ड ऑलरेडी नेगेटिव है, इसके लिए आप अलग से कहीं भी डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कैसे बोलेंगे? अनलेस यू पे माई मनी। अब देखिए यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे हैं अनलेस यू डोंट पे माई मनी, क्योंकि अनलेस का मतलब ही होगा जब तक कि नहीं, इसके लिए हम सीधे सीधे बोल रहे हैं अनलेस यू पे माई मनी। फिर दूसरे सेंटेंस के लिए हमें बोलना पड़ेगा, जैसे तब तक मैं जाऊंगा नहीं, अब यहाँ पे कोमा देके बोलना पड़ेगा आई शैल नॉट गो। सीरीज में देखते हैं, अनलेस यू पे माई मनी आई शैल नॉट गो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एज सुन एज में, जो ही कोई क्लास में आएगा तो तुम सब खड़े हो जाओगे। अब ऐसे सेंटेंस को बोलने में एज सुन एज एनीवन कम्स इन द क्लास ऑल ऑफ यू विल स्टैंड
अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमने कहा एनीवन कम्स, क्यों? क्योंकि हमने आपको पहले कहा कि जो भी कंजक्शन से वर्ड जुड़ के आएगा, सेंटेंस सॉरी जुड़ के आएगा, उसको हम फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम पे बनाएंगे। तो एनीवन किसी के बारे में बात हो रही है, इसलिए हमें कम्स बोलना पड़ा। ओके, उम्मीद करते हैं कि आज के इस लेशन में हमने फ्यूचर इनडेफिनिट यानी कि सिंपल फ्यूचर को हमने हम बताने में सक्षम रहे। तो उम्मीद है कि आप आज के इस लेसन में आपने फ्यूचर टेंस को, फ्यूचर इनडेफिनिट को बारीकी से आपने समझा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बात करेंगे। इसी प्रकार से जुड़े रहिए और हमारे चैनल से पे कुछ किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूँगा उसका जवाब देने का। थैंक यू सो मच।